हेलो एवरीवन गाइस। सो कैसे हो आज आप लोग। हम लोग को पढ़ना है आज अपना चैप्टर नंबर 4 जो हमारा मैथमेटिक्स का है, उसका लास्ट वाला एक्सरसाइज जिसका नाम है 4.3। आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म कर देंगे गाइस, ठीक है। सो बहुत ही आसान वाला चैप्टर है, बस आपको ना कुछ चीजें याद रखनी, जैसे कि कुछ इक्वेशंस हैं वो करने। और गाइस आज आपको इस चैप्टर को पढ़ने में ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज मैं बहुत फनी चीजों से आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे मैंने ट्रिक्स बनाए हैं इस चैप्टर के फॉर्मूले को याद करने के लिए। उन ट्रिक्स को अगर आपको देखना है तो कम से कम स्टार्टिंग के 10 मिनट तो देख ही लो, जिससे कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इक्वेशन है जिन्हें आपको एक या दो इक्वेशन याद करने पड़ेंगे, और बाकी का तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा एंड मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी आपको हैंड रिटन नोट्स जो है सब मिल जाएंगी। आप मुझसे यहाँ पे ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी इंक्वायरी, ठीक है। सो ये हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 है, ठीक है, मैथ्स 1 का क्लास 12 के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कुछ डरो मत, बस इतना से याद रखो कि इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। ये इक्वेशन अभी की अभी पहले रट्टा मार लो या कुछ कर लो भाई, कर लो। अगर ये नहीं करोगे तो आगे का चैप्टर, आगे का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मेरी बात मानो और फायदे में रहोगे। कर लो, इतना कर लो, ठीक है। तो गाइस इतना बस ध्यान रखना, और बाकी कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को याद कर लो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि ये जानते हो क्या है, ये दो इक्वेशन का एक बड़ा इक्वेशन है। मतलब दो इक्वेशन ऐसे कंबाइन करके इक्वल टू 0 करोगे ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, समझ गया। ये दो इक्वेशन का एक इक्वेशन है। वो दो इक्वेशन कौन से हैं जानते हो? वो दो इक्वेशन इधर है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग करते हो सॉल्व इस तरीके से, तो आपको मिलेगा ये देखो, पूरा का पूरा अक्खा सा ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस वो दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन जो होते हैं, इनका वो एक पूरा पेयर इक्वेशन था, है ना। ये समझ गया अच्छे से। सो नाउ अगर मान लो वो पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया तो फिर क्या रिलेशन होगा? मतलब कि देखो ध्यान समझना, ये जो हमारा बड़ा इक्वेशन है ये किसका है? पेयर, इनका पेयर है। ऐसे दिखने वाले सारे इक्वेशंस का पेयर ये होता है। अगर इस इक्वेशन की ये पेयर, इनका ये पेयर नहीं हुआ तब क्या रिलेशन आएगा? तो उसके लिए ये वाला यहाँ पे तरीका है। तो देखो अब जब हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन नहीं रहेगा या फिर रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर हमारी वो लाइन या फिर हमारा कोई भी एक इक्वेशन तभी पेयर कहलाएगा जब हमारा ये वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होगा। मतलब कि देखो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ आपको एच भी मिलेगा, यहाँ आपको ए बी देखो मिलेगा, यहाँ पे एच मिलेगा, यहाँ पे आपको बी मिलेगा। तो उसमें फिर जब इन्हीं की वैल्यू निकाल के आप एच स्क्वायर माइनस ए बी करोगे ना, तो अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा या फिर 0 आती है तो समझ जाना कि वो जिस इक्वेशन से आपने एच की और ए बी की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आपके पेयर ऑफ इक्वेशन को, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर नहीं दिखाता है तो मतलब समझ लेना कि पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यानी कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ गया, सिर्फ यही एक कंडीशन बचती है। अगर ये आ गया तो समझ जाना कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और रेस्ट ऑफ द चीजें मतलब क्या रहेगी कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ ना तो करती है, अगर ये हुआ तो नहीं करती है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है और कुछ नहीं करना है। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन हमारी, मान लो ये लाइन है और हम कहते हैं कि ये हमारी रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ लाइन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है एच स्क्वायर माइनस ए बी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या तो 0 के इक्वल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन ऑफ पेयर लाइन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को हमारा, मतलब जो पेयर ऑफ लाइंस है उनको हमारा ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। बस इतना ही आपको याद रखना है ना। अब कुछ कंडीशन है यहाँ पे, ये सब आपको याद करना है। इसका एक तरीका बताऊंगा, कुछ चीजें आपको खुद से याद ही करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें मैं तरीका बता देता हूँ। देखो अगर मान लो ये हमारी लाइन है और ये अगर हमारी मान लो पेयर ऑफ मतलब लाइन को रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन को, तो एक ही कंडीशन है, अगर वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो वो पैरेलल होगा इसके। वो दोनों पेयर ऑफ लाइंस, जो लाइंस रहेंगी जिनको ये रिप्रेजेंट करता है वो इसको पैरेलल होंगी, पहली कंडीशन। दूसरी बात, उनका एक्यूट एंगल इस लाइन से आप फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से। तीसरी बात, अगर वो परपेंडिकुलर है तो जो ए और यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, जो ए है और यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, इसको ऐड करने पे 0 आएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मान लो किसी पॉइंट से भी, कोऑर्डिनेट पॉइंट से भी वो पास होंगे तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट ये वैल्यू से आपको देखने मिलेगा। अब आप इसको कैसे याद करोगे? ये आपको कोऑर्डिनेट तो याद करना ही पड़ेगा, और एक ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड है। बस इतना याद कर लो कि नीचे ए बी माइनस एच स्क्वायर फिक्स है और ऊपर क्या रहेगा, एच एफ माइनस बी जी और जी एच माइनस ए एफ है। तो मैंने अपना ट्रिक बनाया है
ये वाला आपको याद करना है और फिर इसको भी याद करना है। मैं दोनों का ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान देना कैसे। मैंने इसे खुद से बना, देखो यहाँ पे HF मीन्स हैप्पी फादर, और यहाँ पे क्या लिखा है BG और फिर GH है, यानी बग। मराठी में बग, बग बग को क्या लिखते हो BGH, ऐसा कुछ लिखते हो ना, BGH मान लो बग। AF मीन्स आफरीन, हैप्पी फादर बग आफरीन, समझ गया क्या? तो हैप्पी फादर बग आफरीन, समझ गया। और अपॉन में तो AB माइनस एच स्क्वायर ही है, तो हैप्पी फादर बग आफरीन AB माइनस एच स्क्वायर, ये हमारा बन गया पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ऐसे मैंने बना दिया, आपको जो याद करना कर लो। अगर मान लो हमारा ये एक्सप्रेशन है, और अगर इस एक्सप्रेशन का रिलेशन मान लो हमारा ये एक्सप्रेशन है, तो इसका एक्सपांशन कैसे करोगे आप लोग, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ा ध्यान देनी है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। मतलब अगर ये लाइन आपका पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इस इक्वेशन के डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर सकते हो इक्वल टू 0 करके। अब आप इसको, और इसी की वैल्यू हमारी ये है, तो चाहो तो ये याद करो या फिर ये याद करो। मेरे हिसाब से कोई भी बंदा होगा उसको ये याद करना हार्ड होगा, जबकि ये याद करना बहुत आसान होगा। डिटर्मिनेंट वाला वो जल्दी याद कर पाएगा, लेकिन ये इक्वेशन याद नहीं कर पाएगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसी का सॉल्यूशन है। आप एक बार करके देखो जरा, वही मिलेगा आपको। आप एक बार इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। चाहे तो करके देख लो आप लोग, बिलीव नहीं होगा अगर मेरे ऊपर तो करके देख लो। इसका मतलब क्या है कि हम चाहे किसी को भी इस्तेमाल करें, चाहे हम इसको इस्तेमाल करें चाहे हम इसको इस्तेमाल करें, एक ही बात है, क्योंकि इसी डिटर्मिनेंट का ही सॉल्यूशन ये इक्वेशन है। बट आपको इसमें से किसी एक को याद करना है। अब मैं कहूं कि आप इसे याद कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको निकाल लिया करोगे, हालांकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आपकी मर्जी, आप किसे याद करते हो। तो मैं देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं। ये जो आपके पास है, इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जिसको आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। देखो ये AHG HBF GFC ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो यहां से एक ट्रिक बना के रखा है, हमारे टीचर लोग ने हमें बताया था, हम लोग भी आपको वही बता देते हैं जो हमारे सर लोग ने हमें बताया था। बहुत ही अच्छा था, हंसना वगैरह मत तुम लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोग सुन के, बस सुन लो। यहाँ पे क्या लिखा है, ए फॉर एप्पल वाला ए, H मीन्स हॉस्टल, G मीन्स गर्ल, H मीन्स यहाँ पे हैविंग, B मीन्स BF, समझ रहे ना बॉयफ्रेंड, एंड गोइंग फॉर कॉफी। याद हो गया क्या? तो यहाँ पे अच्छे से फ्लो में बोल देता हूं, ध्यान देना। ए हॉस्टल गर्ल हैविंग BF गोइंग फॉर कॉफी। याद हो गया क्या? ये याद हो गया ना अच्छे से? तो अब तो ये पक्का तुमको याद हो गया रहेगा। तो ए हॉस्टल गर्ल हैविंग BF गोइंग फॉर कॉफी। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छा हुआ और कहीं नहीं गए लोग। तो ये इक्वल टू 0 ऐसे आप लिखोगे तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व हो जाया करेगा। ठीक है, चलो तो ये आपको याद हो गया, बाकी ये याद करो चाहे मत करो कोई नहीं, बस ये याद कर लो अच्छे से। ये आपको 2-3 जगह इस्तेमाल होगा और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे इसे याद कर लो और चाहे तो आप इसे याद कर लो, एक ही बात है, आप जिसे याद करना चाहो। हालांकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, आपके ऊपर है। तो ए हॉस्टल गर्ल हैविंग BF गोइंग फॉर कॉफी। ठीक है, याद हो गया ना अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आ जाओ। 4.3। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। कहां से पास हो रहा है मान लो, देखो आपको ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। ज्वाइंट इक्वेशन निकालना एक्सरसाइज 4.1 में सिखाया था कैसे ज्वाइंट इक्वेशन निकालते हैं, बट फिर भी बताऊंगा। मान लो वो लाइन जो हमारी है इस वाले पॉइंट से पास हो रही है और वो हमारी लाइन पैरेलल है किसको? इसको पैरेलल है। ठीक है, तो अब समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, ध्यान देना। मान लो जो हमारी इक्वेशन है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पहले हम सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इसको सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए 3x को मैं 6xy माइनस 3xy लिख सकता हूं ना। 3xy को लिख दिया मैंने, फिर क्या किया मैंने? यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, मतलब यही यार भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। तो हमको एक ये इक्वेशन मिलेगा, एक ये इक्वेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन हमको मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन के मैं स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप क्या होता है यहाँ पे आपको पता ही होगा कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y होता है। x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 2 है माइनस के साथ, और 3 कितना है? -3 है। माइनस माइनस कैंसिल, 2/3 आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे 2/3 स्लोप लिखा हुआ है। ऐसे इसका भी x के बगल में कुछ नहीं तो मतलब 1 रहेगा, बट माइनस लगाते हैं क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर्मूला होता है, और अपन y का कोएफिशिएंट 3 है तो -1/3। तो यहाँ पे देखो -1/3 इसका स्लोप आएगा। अब हमारा जो पॉइंट है 2, -1 पॉइंट है हमारा। तो मान लो हमारा जो वहां से पॉइंट, इसी पॉइंट में से दोनों इक्वेशन पास हो रहे हैं हमारी, और स्लोप भी हमको मालूम है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया। देखो तो यहाँ पे पहले हमारा y1 है तो -1 आ जाएगा, और हमारा x1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और हमारा स्लोप 2/3 है। तो पहले वाले स्लोप के लिए ये इक्वेशन
और दूसरे स्लोप के लिए सेम इक्वेशन में हम लोग -1/3 सेम पॉइंट का इस्तेमाल करके रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -1/3 रख दिया है, बाकी चीजें सिमिलर है। इसको भी सॉल्व किया तो हमको ये इक्वेशन मिला। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको एक u मिल गया और v मिल गया। इनको मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे तो हमको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। कंबाइंड इक्वेशन ही ज्वाइंट इक्वेशन कहलाता है। तो हमको ये फाइनली कंबाइंड इक्वेशन हमारा मिला। समझ गया कितना आसान था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर से ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करो थ्रू, अगर मान लो अब हमारी लाइन इससे पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन को, तो अब देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट आपको मैं इस बार अलग मेथड से करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसको आप इससे कंपेयर कर दो, ये दूसरा मेथड है। सेम इक्वेशन है, सेम तरीके से आप जैसा अभी पहला क्वेश्चन किया ना वैसे ही कर सकते हो यार, लेकिन आपको अलग मेथड बता रहा हूं, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये आप ना, ये आपके पास इसको इससे कंपेयर कर देना, इस लाइन को। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू यहाँ पे 1 और b की वैल्यू -1 आ जाएगी। हम लोग को पता है किसी भी लाइन का इक्वेशन m1 एंड m2 होता है, ये दुनिया को मालूम है, हमने बार बार आपको बताया अभी था। ठीक है, तो ये इसका लाइन, आप इस लाइन के जो स्लोप है ये m1 एंड m2 है, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर m1 एंड m2। m1 एंड m2 क्या होता है, -2h/v। यहाँ से 2h की वैल्यू पता है और b की वैल्यू पता है, पुट करूंगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b होता है। यहाँ से a की वैल्यू पता है 1 और यहाँ पे हमको b की वैल्यू पता है -1, तो 1/-1 करोगे तो -1 ही आता है। देखो यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है ना, अब हमको कौन से पॉइंट से हमारा इक्वेशन पास हो रहा है, 2, -3 से पास हो रहा है। तो 2, -3 से हमारा इक्वेशन पास हो रहा है, और जिसका स्लोप क्या है, m1 और m2 हमारा स्लोप है। तो जब हमको स्लोप मिल गया और हमको पॉइंट मिल गया, हालांकि स्लोप हमारा m1 m2 है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्लोप मिल गया और हमको पॉइंट और स्लोप दोनों मिल गए। तो हमने पहले स्लोप से ये हमको पॉइंट मिला और दूसरे स्लोप से हमको ये पॉइंट मिला। हमको इक्वेशन देखो इस तरीके से कुछ मिल जाएगा फिर। ठीक है ना, इक्वेशन निकाल लिया हमने सॉल्व करके, इस तरीके से इक्वेशन निकल गया हमको। अब यही दोनों हमारी इक्वेशन है, इन्हीं को हमको कंबाइन करना है। देखो हमने यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया, देखो पहले वाले को इधर लिखा और दूसरे वाले को हमने इधर लिखा, दोनों कंबाइन कर दिया। अब क्या करूंगा, देखो पहले इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको देखो ऐसा कुछ मिलेगा। आप करके तो एक बार देखो यार, आपको इतना मिलेगा, मैंने सामने सॉल्यूशन आपको दे दिया। ठीक है, फिर m1 इंटू m2 और x-2 का होल स्क्वायर, फिर m1 प्लस m2 x-2 ये पूरा ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करोगे आप लोग, जो m1 इंटू m2 है, आप यहाँ पे देखो ना, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसके जगह में देखो -1 पुट कर दिया, इसके जगह में देखो 1 पुट कर दिया, और बाकी सेम वैल्यू है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इस तरीके से सॉल्व करते करते कट पिट कर दोगे और आपको ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। करके एक बार देखो, आपको यही इक्वेशन मिलेगा। लिखने का तरीका सेम होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो यार देखो, आपको तरीका समझा है ना, और आपको कुछ नहीं चाहिए यार। सॉल्यूशन तो आपको कोई भी दे देगा, मेरे जैसा इतना टाइप वाइप करके आपको कोई भी दे देगा, लेकिन ना आपको ना मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है, जो तरीके समझने हैं, वो स्टेप्स को समझना है कि बस करना क्या था। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया, किसी मेथड से आप कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते हो। नाउ अब मान लो ये एक आपके सामने इक्वेशन है और इसको शो करना है कि ये हमारी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमने क्या देखा था कि ये हमारा इक्वेशन अगर लाइन ऑफ रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन को, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, h² - ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट इसने बोला है कि शो करो कि ये नहीं करता है रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि h² - ab ये हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलो हम शो करते हैं कि हमारा ये इक्वल है, देखो इसके इक्वल है। तो देखो ये हमारा इक्वेशन आ गया, यहाँ पे लिख लिया, इसको कंपेयर कर दिया इससे। अब ये इक्वेशन आपको मैंने बोला था ना याद कर लो, बोला था ना याद कर लो, याद कर लिया आपने। ठीक है, अब इसको हमने कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर करूंगा तो a के जगह में क्या है, a के जगह में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे 2h की जगह में क्या है, यहाँ पे 2 है। b के जगह में क्या है, 2 है। 2g के जगह में क्या है, 2 है। 2f के जगह में क्या है, 2 है। c के जगह में क्या है, 1 है। देखो सब यहाँ पे वैल्यू लिख लिया, समझ गया अच्छे से। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करो कि आपके सामने ये एक इक्वेशन है, इसको भी आपको याद करने बोला था। ये सारी इक्वेशन याद कर लो, दुनिया का कोई भी टीचर आपको कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपको तो ये दोनों इक्वेशन नहीं याद होंगी। किसी भी टीचर से आप सीख लो, अगर आपको ये इक्वेशन नहीं याद रहेंगे ना कंपेयर करने के लिए, तो आपको जिंदगी में नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बातें मान लो मेरी बातें। ठीक है, सुनना। अभी आप क्या करोगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें से, ध्यान देना अच्छे से। आप ये नहीं भी करोगे ना, ये स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपके पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को h² - ab की वैल्यू सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू सॉल्व करो। अगर 0 से बड़ा आया या 0 आ गया तो समझ जाना कि वो पेयर ऑफ लाइन है। अगर 0 से छोटा आ गया तो समझना कि वो पेयर ऑफ लाइन नहीं है। देखो ना, -1 आया है, -1 0 से छोटा होता है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइन नहीं है। समझ गया, तो इतना आपको ध्यान रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, शो दैट। अब देखो आप ये भी लिख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, बट हमारा एक ही स्टेप से ऐसा, तो मैंने आपको पूरा लिख दिया अच्छे से। आप ये वाला इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने आपको करके दे दिया है। आप यहां तक कंपेयर किए,
कंपेयर करके आप सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू निकाल लो, खत्म, आंसर आपको मिल जाएगा। आप इतना नहीं भी करोगे तो भी चलेगा आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट द इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन को। अब तो पक्की बात है कि हमारे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू या तो इक्वल होनी चाहिए जीरो के, या तो फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, समझ गया, ये सॉरी जीरो से छोटा होना चाहिए। तो इतना आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है, या तो जीरो से छोटा होना चाहिए या तो फिर आपको ऐसा समझ के रखना है और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ अभी जीरो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा आएगा, बड़ा। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन है इधर पे। इस इक्वेशन को हमने इससे क्या कर दिया, कंपेयर कर रहे हैं हम। अभी कंपेयर करेंगे, हमको ए की वैल्यू, एच की वैल्यू, बी की, जी की, एफ की, सी की, सबकी वैल्यू मिल गई। आप ये करो चाहे मत करो, आपके ऊपर है। आप सीधा यहाँ पे आओ और यहाँ से आप वैल्यू सारी निकालो और निकाल करके यहाँ पे डालो और आपको 25/6 मिलेगा, जो कि जीरो से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन को। समझ गया कितना चिंदी है यार, 2-2 मार्क्स का। लेकिन आगे भी बोला है, अब देखो आगे भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको देखो ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन को। आप उसकी एक्यूट एंगल को भी निकाल लो। तो एक्यूट एंगल देखो यहाँ पे रूट, यहाँ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। हमने तो कंपेयर किया ही था, सब वैल्यू हमको मालूम है, एच की पता है, ए की पता है, बी की पता है, सब पुट करूंगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा और हमको 2 × 5/2 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करके 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, 4 का 2 होता है, यहाँ पुट करो ना सारी वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू 5 आ जाएगा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5 मिल जाएगा आपको, खत्म कहानी। इस तरीके से आपको गाइस वैल्यू को सॉल्व करना है, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। शो द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन। ऑल्सो फाइंड करो एक्यूट एंगल बिटवीन देम। ओके, देखो तो अभी पहले क्या करो, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दो। अब जब आपको यही इक्वेशन याद नहीं रहेगा तो आप कंपेयर किससे करोगे, पहाड़ से। बोलते रहो ना पहले इसको आप कंपेयर करना, इससे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अब कंपेयर कर दिया तो a इक्वल टू 2, देखो a के जगह में यहाँ पे 2 बैठा है, फिर यहाँ पे देखो 2h की जगह में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब h की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे -1, देखो b की वैल्यू -1। यहाँ पे 2g इक्वल टू 4 है ना, सॉरी 2g इक्वल टू यहाँ पे x है ना, इससे कंपेयर करोगे, इससे इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2g की जगह में 1 है तो g की इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2f इक्वल टू 4 है तो f इक्वल टू 2 आ जाएगा। c की वैल्यू -3, यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। अब करना क्या, आप चाहो तो इसको करके दिखाओ, वरना डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो वैल्यू और आपको यहाँ पे जो भी आएगा। तो आप देखना आपको 9/4 आया, 9/4 आपके 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइन को आपका इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। बट उसने ये भी बोला है कि आपको एक्यूट एंगल भी फाइंड करके देना है। तो एक्यूट एंगल फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये भी होगा। यहाँ पे सारी वैल्यू को आप पुट कर दो फटाक से और ये आपको यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा और 2 × 3/2 अपॉन 1 आपको ये आंसर मिलेगा ना। tan थीटा इक्वल टू 3 यहाँ पे, और आपको बस यही आपका आंसर कहलाएगा थीटा की वैल्यू। दिस इज योर एक्यूट एंगल, समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, मैंने 4.2 में समझाया है कि अगर मान लो tan थीटा इक्वल टू 4 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स, tan को उधर भगा देने का और यहाँ पे 4 लिखने का, समझ गया, ऐसे होता है। तो थीटा की वैल्यू मिल जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां। अब 5वें क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, तो फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स को सारे क्वेश्चन आते हैं ये वाले। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। अब आपके सामने ये एक इक्वेशन है, अब देखो क्या करोगे, आपके सामने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये आपको x - 2 को x समझो, x - 2 को आप ए बी समझो और y + 1 को आप b समझो। तो यानी a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b का स्क्वायर, ऐसे ही कुछ लिखा है। तो आप 3ab को यहाँ पे क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, 2 देख लो ध्यान से अच्छे से रहा, 2x - 2 y + 1 माइनस x - 2 y + 1, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे 2y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब यहाँ से क्या करोगे, x - 2 और यहाँ से x - 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 2 - 2 y + 1 बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या कर दिया हमने, y + 1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो y + 1 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो x - 2 - 2 y + 1 आपके पास सामने वैल्यू आ जाएगी। नाउ अभी आपकी x - 2 और y + 1 और x - 2 - 2 y + 1, इस तरीके से 2 इक्वेशन बनेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको देखो ये मिलेगा इस तरीके से, और आपकी यही दोनों इक्वेशन है, यही दोनों सेपरेट इक्वेशन है। समझ गया कितना चिंदी था ना, बस आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। सिमिलरली आपको इसमें भी वही करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके सामने जो भी वैल्यू दिया है उसको इस तरीके से देखो, x + 1 y - 2, इसको आप 6x + 1 - 5x + 1 - y 2 ऐसा लिख सकते हो। ओके, लिख लिया 3y। अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, इतना तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 6x + 1 y - 2 - 5x + 1 y - 2 करोगे ना तो आपको यही x + 1 और y - 2 ही मिलने वाला है। आप चाहे तो करके देख लो, आपको वही मिलेगा, चाहे तो जो हो जाए आपको यही मिलेगा,
ठीक है, एक बार चाहो तो आप करके भी देख सकते हो, इट्स योर चॉइस ना। अब यहाँ से x+1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगी, और यहाँ से हम लोग y-2 को कॉमन लेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगी। अब देखो जो जो कॉमन है उसको साथ में लिखते हैं। देखो 2x+1 माइनस y-2, और हमारे पास जो ये पूरी अक्खी वैल्यू, इसको देखो यहाँ पे छाप दिया, कॉमन ना यार। ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते, फिर हमको ये वाला सॉल्व करने पे आ जाएगा, और ये दोनों इक्वेशन हमारे सेपरेट इक्वेशन है, इक्वल टू हमारी वैल्यू 1 बन जाएगी। एंड दिस इज द सेपरेट इक्वेशन फॉर दिस वन, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस आल्सो। ठीक है, तो ये बातें गाइस आपको अच्छे से याद रखनी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस। नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, तो आपके सामने ये एक इक्वेशन है, अगर ये आपका मतलब फॉलोइंग इक्वेशन है आपके सामने ये, और अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो आप k की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो बहुत चिंदी है, बहुत अच्छे से आपको करना है। आपके सामने ये एक इक्वेशन है, इसको आपको इससे कंपेयर करना है, समझ गया, इससे आपको कंपेयर करना है। नाउ अब जैसे कंपेयर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। नाउ अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप इसके साथ जाओ और या तो फिर आप इसके साथ जाओ। ए हॉस्टल गर्ल हैविंग BF गोइंग फॉर कॉफी इज इक्वल टू 0, इससे जाओ। ये भी सॉल्व करोगे ना तो आपको सारी वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू -12 आएगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? आपको ये बातें आपको ध्यान रखनी। देखो यहाँ पे c इक्वल टू k है, यहाँ पे आपको k पुट करना पड़ेगा। ऐसी सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। अब डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, तो ये आएगा, और इसी की वैल्यू ये वाली होती है, उसी को सॉल्व करोगे तो ये आता है। तो अब आपकी मर्जी, आप किसी याद करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। तो अब चाहे तो आप इसमें पुट करके सॉल्व कर लो, या तो फिर आप इसमें पुट करके सॉल्व कर दो। मैं हर वक्त आपको ना इसी से बताऊंगा, बट आपके सामने ऑप्शन ये भी है, तो मेरा बताना काम है कैसे स्टेप से आप कर सकते हो। आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, ठीक है, और फिर वैल्यू निकालो, आपको k की वैल्यू -12 मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। करके देखो, और मैं तो कहूंगा इसी तरीके से करना, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, देखो यहाँ पे k वगैरह सब पुट करके सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपको -12 आएगी। कितना चिंदी यार, मैथमेटिक्स सॉल्व करना है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ से भी k की वैल्यू फाइंड करनी। सपोज दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर कर लिया। ये इक्वेशन अगर आपको याद नहीं तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मालूम है ना। मैंने बोला ना ये इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, जनरल 3rd डिग्री 2nd डिग्री इक्वेशन है ये। इसको बिना याद किए कैसे आगे जाओगे यार, आप ही बताओ ना। अब यहाँ से कंपेयर करूंगा। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 0 आई है, थोड़ा दिमाग लगा रहे हो क्यों? देखो जरा यहाँ पे ax का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ax स्क्वायर कहीं भी है क्या? x का स्क्वायर है क्या? कहीं नहीं है ना, तो a की वैल्यू 0 आ गई। 2h इक्वल टू xy है ना, हाँ है, तो k यहाँ पे आ गया, k/2। अब देखो समझा रहेगा ना यार, 2h इक्वल टू k है तो h की वैल्यू क्या आएगी? k/2 ही आएगी ना, समझ रहा है। h की वैल्यू निकाला है। आगे बढ़ते हैं। अब b की वैल्यू यहाँ पे b y स्क्वायर के साथ है, यहाँ कहीं y स्क्वायर है नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे 2gx है, x है यहाँ पे, हाँ है ना, तो 2g की वैल्यू 10 यानी कि g की वैल्यू 5। ऐसे ही fy है, हाँ है ना, तो 2f इक्वल टू 6 यानी f की वैल्यू 3। फिर c इक्वल टू 4, यहाँ पे देखो कॉमन c इक्वल टू 4 आ गया। नाउ अब देखो, अब आपके सामने वही, या तो इसको जाओ या तो फिर डिटर्मिनेंट वाला जाओ। मैं तो कहूँगा डिटर्मिनेंट वाला जाना, लेकिन मैंने इससे सॉल्व कर दिया। अब आप सॉल्व करोगे, आपको k की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होगी, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 15 आएगी। दो वैल्यू आपको आएगी, लेकिन अब आपको दोनों में से एक ही चूज करना है। कैसे पता करोगे कौन सी है? देखो अगर आपकी k की वैल्यू 0 हो गई, अगर आपकी k की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे आपका ये पूरा 0 बन जाएगा। अगर यही x और y 0 बन गया तो पूरा इक्वेशन ही खत्म। फिर वो हमारा पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और ये हमारी इक्वेशन तभी हम यूज करते हैं जब हमारा पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसको भी। तो इसका मतलब k इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं है, k इक्वल टू 15 हमारा आंसर कहलाएगा। k इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता अगर हमारी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, तो ये वाली, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ चलते हैं। तो हमारा फिर से वही सेम इक्वेशन, उसको हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से, हमको ये वाला ऐसे कंपेयर में आंसर मिल जाएगा। फिर हम सेम वही चीज करने वाले, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो मर्जी, आपको जो करना है वो वाला इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, इक्वल टू 0, या तो फिर आप लोग ये वाले का इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो और k की वैल्यू आपको -6 आ जाएगी। इट्स सो सिंपल यार, इन सारी वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करना है और k की वैल्यू निकालनी है। इतना नहीं कर सकते हो आप लोग? वैल्यू पुट करना मैं सिखाऊं आप लोगों को। कितना चिंदी यार, एकदम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ये, और डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। इतना तो आप कर ही सकते हो, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, खत्म कहानी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड p एंड q इफ द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर की कंडीशन जानते हो, a प्लस b इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो पहले ये इक्वेशन ले लो, इसको इससे कंपेयर कर दो। a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? a की वैल्यू आपको देखो px स्क्वायर है, 2hxy यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा, by स्क्वायर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसा करके आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब बोला परपेंडिकुलर के लिए,
परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है, p आई है यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे a की वैल्यू p आई है और आपको b की वैल्यू कितनी है 3 दिया हुआ है, p प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0, p माइनस 3 यहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर, p की वैल्यू -3 मिलेगी। नाउ वी नो दैट फॉर द परपेंडिकुलरिटी, ये हमारा यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे ऐसा ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन ये बार बार यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, आपके दिमाग में दोनों मेरे को बिठाना है, ठीक है, तो इसीलिए। तो अब देखो सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ए बी सी 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH इक्वल टू 0, आप सारी वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, पुट करोगे सारी वैल्यू, पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, पुट करते जाओ, आपको यहाँ पे Q की वैल्यू मिल जाएगी -8, P मिला था आपको -3, Q मिला आपको -8, ठीक है। अब आपको यहाँ पे शो करना है कि क्या ये हमारी लाइन परपेंडिकुलर है, तो ऐसा आप शो करोगे जब भी, तो आपको परपेंडिकुलर है ऐसा उसने बोला है और आपको P और Q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने यहाँ पे P निकाल लिया था जो कि -3 थी और आपको यहाँ पे Q की वैल्यू -8 आ चुकी है, खत्म कहानी, चिंदी था ना। अब क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं, फाइंड फिर से करना है P और Q, और ये आपके सामने इक्वेशन है और ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, h स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0 होता है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, परपेंडिकुलर की a प्लस बी इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी इक्वेशन होती है h स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल लाइन के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी ये हमारे पेयर ऑफ लाइन के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइन, समझ गया, ये पैरेलल, ये पेयर ऑफ लाइन और ये हमारी परपेंडिकुलर, ये तीनों आपको याद रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला पैरेलल, तो पैरेलल के लिए पहला कंडीशन, ठीक है, तो ये हमारे सामने इक्वेशन है, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, कितना चिंदी है ना, इसको कंपेयर कर दो और आपको ये इक्वेशन मिलेगी सारी वैल्यूज ना। अब हमको पता है कि h स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0 वगैरह है तो ही हमारी लाइन पैरेलल हो सकती है, और उसने बोल दिया कि पैरेलल मतलब ये तो पक्का है कि h स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0 रहेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, h स्क्वायर इक्वल टू AB। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू 8 मिल गई। अब ना जब P की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो यहाँ से P की वैल्यू आपको मिल चुकी है जब, तो अब क्या करो, आप यही फिर से इक्वेशन यूज कर लो, चाहो तो डिटर्मिनेंट यूज कर लो और चाहो तो अगर आपके पास ज्यादा ही दिमाग है तो आप ये वाला यूज कर लो। हालांकि हॉस्टल गर्ल हैविंग बीएफ फॉर कॉफी का इस्तेमाल करोगे ना तो यही वाला आपको मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए यही मिलेगा आपको, ठीक है, बट फिर भी आपकी मर्जी आपको किसको इस्तेमाल करना है। पुट करो यहाँ पे सारी वैल्यू और आपके पास ये ऐसे आएगा कुछ, फिर ऐसे आप आगे सॉल्व करते जाओ, आप आगे पूरा सॉल्व करते जाओ, बस मल्टीप्लाई डिवाइड यार। अब इसको क्या सॉल्व करना आपको दिखाऊं, इतना मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बता सकता है कोई भी यार, ठीक है, तो इतना तो आप खुद ही कर सकते हो ना। q माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, आपको k माइनस 1 मिल जाएगा, k की वैल्यू 1 और p इक्वल टू 8, q इक्वल टू 1। मैं तो आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपके सामने दे रहा हूँ, बस आपको इतना तो वैल्यू पुट करने आपको आनी चाहिए, वरना फिर क्या फायदा यार आपका पढ़ के, है ना। तो वैल्यू तो पुट करके करने आपको आना ही चाहिए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका जो 8वां था ये भी हमारा हो गया। कितना चिंदी है ना, एकदम आसान से करना है। चिंदी मतलब होता है आसान। नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस वन। मान लो देखो हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों अपोजिट साइड अगर मैं मानूं तो इसका इक्वेशन मान लो ये है और इसका इक्वेशन मान लो ये है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो कंसीडर कर लो कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये बात है। तो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द डायगोनल। अच्छा, डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने बोला है, ओके। तो मान लो हमारे सामने ABCD करके एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड्स AB एंड CD ये है हमारा, ये हमारा एक कंबाइंड इक्वेशन है, एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द साइड BC एंड AD हमारा ये है। मतलब कि हमारे पास एक मतलब इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, ये आपको अभी फाइंड भी करना पड़ेगा। तो ABCD करके हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, देख सकते हो आप लोग, ABCD ऐसा करके हमारे पास है। अब ध्यान देना, जिसमें से हमारा AB और CD, देखो यहाँ पे AB और हमारे पास यहाँ पे जो CD है, ये दोनों का हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू, ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है। इसका क्या है हमारे पास, इसका ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। और हमारे BC और हमारे AD का, BC मीन्स बॉम्बे की चाय, ठीक है। तो AD और हमारे BC का यहाँ पे हमारी ये वैल्यू है, ओके ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको समझ क्या रहेगा, ठीक है, इतना हमारा वैल्यू है। मान लो यही हमारा कंबाइंड इक्वेशन यार, गिवन है आपके सामने, गिवन है, ये गिवन है, बताने की थोड़ी जरूरत है, आपके सामने गिवन है नाउ। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, हम सभी का सेपरेट इक्वेशन पहले फाइंड करते हैं। देखो सभी हम लोग लाइंस का हम लोग सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते हैं, और देखो आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। पहला वाला मेरा लाइन यही है ना, देखो जरा, इसका मैं सेपरेट इक्वेशन अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूँ तो मुझे यही मिलेगा ना। अब 10वीं क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, आपको यही मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ऐसे ही, अब देखो, अब मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सेपरेट इक्वेशन हमारे ये एक है और हमारा ये एक है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1 और यहाँ से x की वैल्यू 6 हमको मिल चुकी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमको अभी रियलिटी में हमको पैरेललोग्राम बनाना है, इसके लिए हम सब x की वैल्यू पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेट दी हमारा इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड द साइड हमारा CD है x माइनस 6,
ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। सिमिलरली हमारा सेकंड कंडीशन ये वाला है, सेकंड वाला हमारा इक्वेशन यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इसको भी सॉल्व करूंगा, ये मिलेगा, यानी कि हमको यहाँ से भी दो इक्वेशन मिलेंगे, एक y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0 हमारी यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से मिल गई ना। अब हमको करना क्या है, इतना बस आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 4, यहाँ से वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 10, और वहां से क्या मिली थी x इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिली थी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6 मिली थी। x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा 1 और x इक्वल टू 6। अब देखो एक क्वाड्रेटिक एक आप इस तरीके से ये बनाओ, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, और यहाँ पे क्या करोगे y इक्वल टू 4, पहले लाइन खींचो y इक्वल टू 4 की, तो y इक्वल टू 4 आप y एक्सिस में बनाओगे y इक्वल टू 4, फिर y इक्वल टू 10 भी खींचो, y इक्वल टू 10 बन गया, फिर से x इक्वल टू 1 खींचो तो x इक्वल टू 1 बन गया, और x इक्वल टू 6 खींचो, ये तो x इक्वल टू 6 बन गया। अब ना पॉइंट भी मिल जाएगा, है ना, पॉइंट भी मिल जाएगा ना यार। अब देखो ये पॉइंट आप सॉल्व करो तो क्या आएगा आपको बताओ जरा, तो आपके x की वैल्यू क्या है 1 है, और आपके y की वैल्यू क्या है 10 है, तो 1, 10। फिर ऐसे ये पॉइंट के लिए क्या बोलोगे बताओ जरा, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 10 है, 6, 10। अब इसके लिए सॉल्व करोगे क्या बताओगे बताओ जरा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है, ये इक्वेशन मिलेगा। दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD। समझ गया, तो मिल गया कि नहीं मिल गया इस तरीके से, बस यही हमको करना था और कुछ नहीं करना था। मतलब किया क्या हमने सारे इक्वेशन यहाँ पे जो दिए हुए ना, इन सारे इक्वेशन का हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सभी का इस सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया, जितना भी हमको यहाँ पे दिया सबका सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया। इससे हमको बराबर से एक एक क्या मिला, वैल्यूज मिल गई, हमको एक वैल्यू मिल गई, इन वैल्यू से हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब हम इसी से आगे क्या करेंगे, सॉल्व। अब देखो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, हमको यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, हम एक बार इन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, एक बार इन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, और हमको इसी तरीके से 2 पॉइंट फॉर्म से हमको दो इक्वेशन मिलेंगे, और दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। देखो हमको इस तरीके से दो पॉइंट मिला है, ठीक है। हम पहले किन पॉइंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, पहले हम 1, 10 और हमारा फिर इस्तेमाल करेंगे 6, 4 को, यानी A और C को पहला इस्तेमाल हम करने वाले हैं। किसको, कोई भी आप इस्तेमाल करो, आपकी चॉइस है यार, आप किसी करना चाहते हो। तो पहले हमने A डायगोनल का बोला है ना यार, तो यहां से ये एक डायगोनल और यहां से ये एक डायगोनल, तो हम लोग इसको किसको पहले जाएंगे, हम लोग पहले A और C का सॉल्व करते हैं। ये दोनों पॉइंट को हम पहले मानते हैं, मतलब कि हमारा x जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा 1, 10 है, और दूसरा पॉइंट हमारा जो C है ये क्या है भाई 6, 4 है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा हमारा x2 और ये हमारा बनेगा y2। अब इसी का हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1 इजिकल टू यहाँ पे क्या होने वाला है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यही हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है, 11वीं 10वीं में हर जगह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो तो हमको क्या है वैल्यू, a की वैल्यू और हमको b की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1, 10, ठीक है, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है 6, 4, ठीक है, क्योंकि भाई c है ना, a और c की वैल्यू हमको मालूम है। नाउ अब हम यही सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो y अपॉन x, ये तो वैसी का वैसे ही रहता है। फिर यहाँ पे y1 के जगह में क्या पुट करोगे 10, x1 के जगह में 1, देखो यहाँ पे पुट कर दिया ना। उसके बाद y1 के जगह में 10, x1 के जगह में 1, ठीक है। फिर y2 की जगह में यहाँ पे 4 और x2 की जगह में 6 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे फटाफट, इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली अभी दूसरा वाला डायगोनल, ये हम यहाँ पे क्या लेने वाले, दूसरा डायगोनल कौन सा लेने वाले हैं, दूसरा डायगोनल अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करो, दूसरा डायगोनल फटाफट यहाँ पे लेंगे अभी हम लोग, ध्यान देना कैसे, हम लोग बी और डी को अभी बात करेंगे, यहाँ पे बी और डी की हम बात करने वाले हैं। तो बी है हमारा और डी है, देखो तो क्या करेंगे अभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी। तो अभी हम बी ये हो गया और हमारा डी इधर हो गया, हमारा y अपन x तो वैसे ही रहेगा, हमने b इक्वल टू 1, 4, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे x1, यहाँ पे हमारा y1, फिर ऐसे हमारा d के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये x2 और ये हमारा y2, ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे 4/1 और यहाँ पे 4/1 10 - 6 पुट कर देंगे और हमको सारी वैल्यू सॉल्व होके मिलेगी, हमको ये मिलेगी, हमको एक इक्वेशन भी मिलेगा। देखो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन फाइनली, तो हमको एक बार इक्वेशन इधर से मिल गया, आप देख सकते हो ये इक्वेशन, और हमको दूसरा इक्वेशन इधर मिल गया, समझ रहे हो। तो हमको इस तरीके से माय डियर बहुत सारे इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करेंगे जैसे ही देखो यहाँ पे ज्वाइंट इक्वेशन हमको मिल जाएगा। समझ गया क्या, इतना आसान था ये, मतलब कि यार हमको सिर्फ ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना था, इक्वेशन हमको ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स, कोई पैरेललोग्राम था
उसका हमें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट इक्वेशन ही निकालना था। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम लोग उनका डायगोनल्स निकाल लिए, डायगोनल्स का लाइंस मतलब डायगोनल का हमारा इक्वेशन क्या है, मतलब ये डायगोनल का इक्वेशन, ये डायगोनल इक्वेशन, और इन्हीं डायगोनल की इक्वेशन का ही हमें क्या निकालना था, कंबाइंड इक्वेशन। तो हमने डायगोनल का इक्वेशन निकाल के उनका कंबाइन कर दिया, तो हमको सीधा आंसर आ जाएगा इतना चिंदी तरीके से। ठीक है, कोई यहाँ पे बड़ी बात है ही नहीं है, कितना आसान था। नाउ गाइस अभी हम अपने 10वें क्वेश्चन में चलते हैं, कितना आसान था। चलो अब इसको भी देख लो फटाफट। नाउ ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। नाउ तो हमारे पास ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन से हमारा ट्रायंगल OAB फॉर्म हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द O। मतलब आपके सामने कुछ इस तरीके का एक आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, एक एक्सिस, और यहां से आपने क्या किया, आपके पास सामने दो पॉइंट है। ठीक है, ऐसा आपके सामने कोई भी आपके सामने दो पॉइंट है, आपका ये O है और आपके सामने यहाँ पे ऐसी A या आपके सामने B दे के रखा है, इसके बीच में एक मीडियन है जिसको मैंने M बोल दिया। ठीक है, तो इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द O। ठीक है, मतलब यहां से आपकी इक्वेशन ऑफ द मीडियन का आपको इक्वेशन इसका फाइंड करना है। ठीक है, इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ये वाली लाइन का। ओके ना, अब बोला क्या है यहाँ पे, मान लो कुछ बोला नहीं है तो मैंने इसको मान लिया x1 y1। ठीक है, आप किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी। इसको मान लिया मैंने x2 y2, और आपको इसी मीडियन का इक्वेशन आपको फाइंड करके देना है। ठीक है, चलो तो a इज इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है x1 y1, b की वैल्यू x2 y2, मिड पॉइंट मेरा m है और सेगमेंट AB, हमारे पास एक सेगमेंट AB है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिलता है बताओ जरा। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमारे पास आएगा, मतलब पॉइंट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हमारे किसी भी मतलब मिड पॉइंट के लिए यार, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आप ही बताओ, जब हमारा x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो हमारा मिड पॉइंट क्या आएगा, अब बताओ ना। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही हमको दो पॉइंट मिलेंगे। समझ गया ना। अभी OA और OB, OA और OB ये दोनों क्या मिलेगा, ये दोनों हमारे पास देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा पहला सेगमेंट है, देखो ये मिलेगा। समझ गया। एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB, A और B, ये देखो A और B भी हमको देके रखा है, तो देखो हमको यहाँ पर देखो देके रखा है ना यार, देके रखा है। समझ रहा है, दोनों हमको इक्वेशन दिया हुआ है ना। अब हमारे पास ये मान लो मेरा इक्वेशन नंबर पहला है और मैं दूसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जब मैं दूसरे इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3y इक्वल टू 1 को उधर भगाया 1 और माइनस 2x, फिर यहाँ से y किया तो 1/3 माइनस 2x/3, ऐसा मिलेगा। देखो यही चीज यहाँ लिखा है, क्या समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल चुकी है ना, अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। देखो जैसे ही आप पुट करोगे, देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के भी रखा, पहले b लिख लो फिर a लिख लो, आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी लिखना चाहो यू कैन। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो मिड पॉइंट हो गया है ना। अब ना सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे वाले इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन में, मतलब कितना चिंदी है यार। हमने यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को जो हमारा ये वैल्यू यहाँ से y निकाल के इसमें डालना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डाल दिया जैसे ही हमने, देखो यहाँ पे देखो ये पुट कर दिया y के जगह में, दिख रहे हो आप, यहाँ पे देखो y लिखा है, देखो 4xy प्लस y स्क्वायर है। हमने क्या किया, सिर्फ y के जगह में हमने वो वैल्यू पुट कर दी। जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको ऊपर मिलेगा माइनस 2x प्लस 3/3, बिकॉज नीचे 3 कॉमन है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 और 3 है। इसको कैसे सॉल्व करोगी, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करोगे जब भी तो आपको देखो यही इक्वेशन मिल के आएगा। करके देखो एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला निकालो, कैसे आएगा। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 माइनस 2/3 का x का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। आप इधर उधर कर दिया ना, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा 1/9 माइनस 2, 1/9 इंटू 2/3 ऐसे बन जाएगा, प्लस यहाँ पे अभी बनेगा ये 2 का 4 बन जाएगा, 2 का 4 और 3 का 9 बनेगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखना पड़ेगा सारी चीजों को ना। अब ये क्या बनेगा 1/9 माइनस ये क्या बनेगा 4/9 प्लस 4/9 x का स्क्वायर। जरा देखो यही लिखा हुआ है क्या, यही लिखा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यही लिखा है। देखो समझ गया ना। अब क्या करोगे, अब ना थ्रू आउट द इक्वेशन आप लोग क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब यहाँ पे, या फिर आप इसको पूरा सॉल्व करो, ये 9 को कॉमन ले लो या फिर 3 को 9 बना दो, थ्रू आउट द इक्वेशन 9 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। आपको यहाँ पे ये इस तरीके से आंसर मिलेगा, फिर आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ अब इस इक्वेशन के हमने 10th क्लास में सीखा था द रूट्स है, या जब ऐसा कभी इक्वेशन मिले तो इनके हम रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स पर मालूम है ना, रूट्स क्या होता है ना। a और b हमारे रूट्स हुआ करते हैं, फिर हमारा मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे 2 रूट्स हुआ करते थे, अल्फा इंटू बीटा हमारे 2 रूट्स हुआ करते थे, है ना, रूट ऑफ द इक्वेशन यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x1 और x2 रूट मान लिया। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा 2 रूट्स को, तो मेरा फॉर्मूला मिलता था माइनस b/a का, तो माइनस b/a यहाँ से करूंगा तो 16/37 आ जाएगा, है ना। चलो फिर ऐसे हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है।
क्या किया बस इतना समझो, 16/37 है, 16 को मैं 8 इंटू 2 कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना, ओके। अब इस 2 को मैं क्या करूंगा, 2 को मैं x1 प्लस x2 के नीचे रख दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को 8/37 मिल जाएगा, मतलब मेरे को पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलो अब दूसरा, x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट m इज 8/37 मिल गया ना। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m हमारा लाई करता है ab में, और ab की वैल्यू इतनी है, और हमको x की वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू कितनी मिली, 8/37, मतलब x कोऑर्डिनेट मिल गया ना यार, मतलब x की वैल्यू मिल गई हमको, समझ गया। तो हमको कितना मिला, 8/37 पुट किया, हमने सॉल्व किया, y इक्वल टू 7/37 आ गया, हमारा पूरा मिड पॉइंट ही मिल गया, मतलब हमको पूरे m की वैल्यू मिल गई। हमको फाइंड क्या करना था, m और ये जो o है, ये पूरा इक्वेशन फाइंड करना था इस लाइन का। तो एक क्वाड्रेंट हमको एक इक्वेशन मिल गया, और हमको o का तो पता ही ना, ओरिजिन का दुनिया को मालूम है कि 0,0 होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ही एक पॉइंट है, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा और आंसर निकालूंगा। तो मेरा एक पॉइंट कौन सा है, मेरा एक पॉइंट है, मतलब अगर मैं मान लो ओ मानता हूं तो मेरा एक पॉइंट है 0,0, और मेरा दूसरा पॉइंट कौन सा है, m है, जो कि कितना है, दूसरा पॉइंट है मेरा 8/37, 7/37 है, समझ गया। अब यहाँ पे लगाऊंगा 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस यहाँ पे आपको सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, यही फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्या है आपका, ये है x1, ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2, ये क्या है आपका y2, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो और आपको देखो इस तरीके से y इक्वल टू 7x माइनस 8y इक्वल टू 0, आपको यही इक्वेशन मिलेगा। करके एक बार देखो ना यार, नहीं मिला तो फिर बताना, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। अब चलो हम चलते, देखो ये इतना प्यारा सा इक्वेशन था, ये 5 मार्क्स को पक्का पूछेगा एग्जाम में, बड़े मार्क्स के लिए ये वाला इक्वेशन आएगा, 5 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे जो भी हो जाए, करके चाहे तो आप लोग देख भी लो ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, सॉरी 11th लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मतलब मान लो ये लाइन हमारी दो लाइन से ऐसे, तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट पूछा है। अब बोला था ना मैंने कि इस वाले का एक ही क्वेश्चन आएगा, हैप्पी फादर बग आफरीन, ठीक है, हैप्पी फादर बग आफरीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैप्पी फादर बग तो आफरीन ला ठीक है, तो अभी समझ सकते हो ना, तो अभी बना लो यार, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो हैप्पी फादर बग आफरीन ऐसे आप बना लो इसको, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, यही तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, समझ गया ना। मैंने बोला था ना इसका एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि 5 मार्क्स के लिए रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने आप में बड़ा है ना। अब हमारा ये देखो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हमारे सामने दिया हुआ है, हमारे सामने एक इस तरीके से एक वैल्यू है, क्या है हमारे सामने, ये एक ऐसा हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, जब पुट करूंगा देखो पूरा सॉल्व कर दूंगा। मतलब समझा आपके साथ क्या हो गया, प्रैंक। ये आपके सामने एक वैल्यू है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर किया तो ये इक्वेशन मिला। अब आप बोलोगे कैसे, वहां से हमको बहुत सारी इक्वेशन मिल गई, देखो आपको सब दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के जगह में एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह में ए का है, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। 2h इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एक्स वाई यहाँ पे दिया है क्या, नहीं, मतलब 2h की वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब h की वैल्यू 0 आ गई। फिर बी वाई स्क्वायर है, हाँ देखो यहाँ पे है, मतलब क्या है 1, तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू -1 आ गई, देखो ना माइनस भी दिया है ना इसके लिए ना। अभी 2gx, x दिया है क्या, हाँ देखो यहाँ पे x दिया है, कितनी आएगी 2g की वैल्यू -2, मतलब g की वैल्यू -1। 2f y दिया है, y नहीं दिया है, y नहीं दिया मतलब f की वैल्यू 0। c दिया है क्या, यहाँ पे c नहीं दिया है, देखो दिया है ना यार, c की वैल्यू 1 आएगी। सारी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, देखो ऐसे सॉल्व कर दूंगा, पुट करना है यार अभी, हैप्पी फादर बग आफरीन, और नीचे ए बी माइनस h स्क्वायर ही रहने वाला है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएगी, और 1,0। यही है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इतना आसान था क्वेश्चन था ये वाला, जबकि 5 मार्क्स को आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करोगे अपने सारे फ्रेंड्स लोग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने 43 मिनट में कंप्लीट एक्सरसाइज कर दिया एकदम बेस्ट तरीके से। तो मैंने आपको पता ना मेरी आदत कैसी है, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज करवा के रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उसके लिए 10 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे, चाहे 4 घंटे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, लेकिन अपने को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यार अगर आपका एक्सरसाइज ही उतना बड़ा है तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना गलत होगा। आपके अंदर उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उतने घंटे तक एक एक्सरसाइज को करो, नहीं तो क्यों आपके महाराष्ट्र बोर्ड वाला आपको देता, क्योंकि वो जानता है कि एक 12th में रहने वाले स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी होती है, वो एक साथ 70 क्वेश्चन कर सकता है। अब आप नहीं कर सकते तो आप कमजोर हो, आप अपनी गलतियों को सुधारो, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। सो इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आप यहाँ से कोई इंक्वायरी हो तो ले सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां नाम लिखा है इस वीडियो को वहां पे क्लिक करोगे ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पे क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो ज्वाइन हो जाओ वहां से, ठीक है, और आपको सारी नोट्स इन सभी की वहां पे मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, अगले वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।